प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल के वीडियो में मैंने पढ़े रहो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी या स्ट्रैटेजी को कवर किया था ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। तो आप लोगों के बहुत सारे क्वेरीज आए थे कि क्या ऐसा हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में भी अगर इन्वेस्ट करें तो पैसा डूब जाए। और साथ ही कुछ क्वेरी ये भी आया था कि मेरा तो ना 20% पोर्टफोलियो गिरा हुआ है, 30% पोर्टफोलियो गिरा हुआ है, तो क्या अभी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को फॉलो करना चाहिए था। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आए हैं। इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि लॉन्ग टर्म में पैसा कैसे डूबता है। मतलब कि लॉन्ग टर्म में पैसा डूबता है, ऐसा नहीं है कि नहीं डूबता है, लेकिन वो क्यों डूबता है और ऐसा क्या करें कि लॉन्ग टर्म में आपका पैसा ना डूबे। तो एक सेफ स्ट्रैटेजी क्या हो जिससे कि अगर लॉन्ग टर्म में ना पैसा इन्वेस्ट किया जाए, उस स्ट्रैटेजी को फॉलो किया जाए तो मोस्टली लॉन्ग टर्म में एवरेज आउट होकर रिटर्न्स अच्छे आ जाएं और पैसा डूबने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएं। तो देखिए यहाँ पे मैं म्यूचुअल फंड्स, ETFs, स्टॉक्स सभी को कवर करूँगा। तो सबसे पहले मार्केट अपडेट, आज इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या हुआ ये जान लेते हैं। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, कल कुछ अर्जेंट पर्सनल वर्क है तो कल मैं अवेलेबल नहीं रहूँगा, मतलब कि कल वीडियो नहीं आएगा। फ्राइडे ऑनवर्ड्स अगेन मैं अवेलेबल रहूँगा। तो इंडियन मार्केट का परफॉर्मेंस तो आज भी ओवरऑल देखा जाए तो परफॉर्मेंस अच्छा है। मतलब लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, सबका परफॉर्मेंस देखें ना तो पिछले कुछ समय से पॉजिटिविटी तो आया है मार्केट में। और सेक्टर थीम देखें तो IT, देखिए IT बुरी तरह से गिरा हुआ है। देखिए IT तो मैं इनफैक्ट कुछ दिनों से आप लोगों को बता भी रहा हूँ ना, कॉन्ट्राबेट है, इसको इस तरह से ले, क्योंकि देखिए पूरा मार्केट ऑलमोस्ट ऊपर है लेकिन IT गिरा हुआ है। FMCG देखिए काफ़ी समय से, इनफैक्ट ये तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, वापस आ रहा है, अच्छा खासा वापस आ रहा है। डिफेंस तो खैर चल ही रहा है। बैंक का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, ऑटो, तो ओवरऑल आज परफॉर्मेंस अच्छा है मार्केट्स का। सो नाउ आज के टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए पढ़े रहो जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है ना, जो कि आप लोग हमेशा हमारे यूट्यूब चैनल पर देखते हैं ना एज अ टैगलाइन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हिम्मत, क्योंकि स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा वोलाटाइल होता है तो यहाँ टिकने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए, ठीक है। लेकिन हिम्मत का मतलब ये नहीं कि बिना सर पैर वाला हिम्मत, ठीक है। क्योंकि देखिए जैसे आप किसी लड़ाई में जा रहे हैं ना, वॉर में जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो आपका एनिमी है उसके पास ना टैंक है, फाइटर जेट्स है, मशीन गन है, बहुत कुछ है उसके पास। अब आप बोलोगे कि मैं बहुत ज़्यादा हिम्मती हूँ, मैं ऐसे ही अकेले ही चला जाऊँगा, बिना किसी वेपन के चला जाऊँगा, तो ये सही हिम्मत का तरीका नहीं है ना। हिम्मत का मतलब ये है कि आप भी वेपन्स लेकर जाओ, लेकिन हाँ आप लड़ाई करो वहाँ पे जाके। हिम्मत नहीं होने का मतलब कि सारा वेपन है, सब कुछ है, लेकिन मैं भाग जाऊँगा बीच में, डर कर जाऊँगा नहीं, ठीक है। तो ये अंतर है, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि पढ़े रहो, सही बात है, इसका फ़ायदा मिलता है, लेकिन तभी मिलेगा जब आप पूरी तैयारी के साथ लॉन्ग टर्म तक बने रहेंगे। पूरी तैयारी का मतलब क्या हुआ कि आपको क्वालिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए पढ़े रहो, मैंने दो चीज़ हमेशा बताया है, ठीक है। एक तो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और दूसरा है गुड क्वालिटी म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना। क्वालिटी का ध्यान नहीं रखा आपने, ऐसे ही जंक कहीं भी बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट कर दिया, तब तो लॉन्ग टर्म में हो सकता है आपका पूरा पैसा ही उड़ जाए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में गुड क्वालिटी के साथ साथ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टिंग को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। और यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखना है कि लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट होराइजन होता है ना, वो आपके जो रिटर्न्स है उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंस का होता है, ठीक है। मतलब कि रिटर्न थोड़ा कम आए तब भी अगर आप लॉन्ग टर्म तक बने रहते हैं तो कंपाउंडिंग के कारण आपके रिटर्न्स बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। और कितना भी ज़्यादा रिटर्न आ रहा हो, अगर आप शॉर्ट टर्म में ही भाग जाएंगे तो उस रिटर्न का ज़्यादा मतलब नहीं बनता है, क्योंकि आपका कॉर्पस कोई बहुत ज़्यादा बड़ा होने जा रहा नहीं है। सो नाउ म्यूचुअल फंड से स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए म्यूचुअल फंड्स में जब भी आप इन्वेस्ट करें, ठीक है, यहाँ पे मोस्टली मैं क्वालिटी और प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वेस्टिंग की बात बोल रहा हूँ। तो म्यूचुअल फंड में जब भी इन्वेस्टिंग करें तो वहाँ पे मार्केट कैप एलोकेशन का ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म तक बने रहना है। स्मॉल कैप लोगों को लगता है ना कि बहुत ज़्यादा रिटर्न आएगा, सिर्फ स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करूँगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है स्मॉल कैप के साथ ना, कि कभी कभी 2-3 साल तक कोई रिटर्न नहीं, और कभी कभी अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आया तो 40-50% भी गिर जाता है। तो जब इस तरह का ब्लड बात होगा तो वहाँ पे टिके रहना बहुत मुश्किल है, और टिकेंगे नहीं तो रिटर्न नहीं आएगा। इसीलिए
मिक्सअप करके रखें। देखिए मार्केट कंडीशन के अनुसार कभी लार्ज कैप अच्छा करेगा, कभी मिड कैप अच्छा करेगा, कभी स्मॉल कैप अच्छा करेगा। तो अगर आप मिक्सअप करके रखेंगे ना तो लॉन्ग टर्म तक टिके रहेंगे। उसी तरह से डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स के लिए जाएं, ठीक है। सेक्टर और थीमेटिक फंड के लिए बिल्कुल ना जाएं। देखिए ये जो कुछ मैं बता रहा हूँ ना, मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप मार्केट के एक्सपर्ट नहीं हैं, ठीक है। अगर आप एक्सपर्ट हैं, आपको सब कुछ पता है, तब तो आप जो चाहें करें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं उस लेवल की बात बोल रहा हूँ कि भाई मैं मानकर चल रहा हूँ कि आप लोग बहुत बड़े एक्सपर्ट नहीं हैं मार्केट के, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक्सपर्ट नहीं है, आपको सेक्टर और थीम की जानकारी नहीं है, तो सेक्टर और थीमेटिक फंड्स को अवॉइड करें। सिर्फ और सिर्फ डाइवर्सिफाइड फंड्स, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, उसके साथ साथ फ्लैक्सी कैप, लार्ज एंड मिड कैप या फिर मल्टी कैप, सिर्फ इसी में लिमिटेड रखें। और अगेन लार्ज, मिड और स्मॉल कैप के एलोकेशन को मिक्सअप करके रखें, ठीक है। और जब भी सेलेक्ट करने जाएं म्यूचुअल फंड स्कीम्स, तो सिर्फ लास्ट 1 या 2 ईयर के रिटर्न के बेसिस पे बिल्कुल ना जाएं। इसको बोलते हैं फोमो। इसको मैं आगे कवर करूंगा डिटेल में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर जो लॉस होता है इसी कारण होता है। तो आप लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड देखें कि भाई 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल में कैसा परफॉर्मेंस है उस फंड का। उस कैटेगरी के जो दूसरे फंड्स हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा, उसके मुकाबले कैसा चल रहा है, जो बेंचमार्क है उसके मुकाबले परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। और साथ ही उस फंड के इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को भी समझने की कोशिश करें ना। पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैसा है, अगर बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे ऑफ कोर्स मोमेंटम स्टॉक्स के लिए जाया जा रहा है, वहाँ पे रिस्क बढ़ जाएगा। चर्निंग बहुत ज़्यादा है कि नहीं, मतलब कि बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा बाय एंड सेल कर रहा है, स्टॉक्स का बहुत ज़्यादा बाय एंड सेल कर रहा है, तो ऑफकोर्स उसके कारण भी रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। प्लस कितने स्टॉक्स हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ 30-35 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा है या फिर उससे भी कम, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी होंगी। मैं कुछ ख़राब या अच्छा नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि अगर पोर्टफोलियो भी बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है, चर्निंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, तो वहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं रिस्क की बात बोल रहा हूँ कि भाई अगर आप बहुत ज़्यादा अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप अवॉइड करेंगे, और लेना चाहते हैं तब तो फिर आपको टिकना होगा। फिर 20-30% गिर गया तो आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो ये अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए। उसी तरह से अगर आप ETFs के लिए जा रहे हैं तो ETFs में ध्यान रखें कि ये भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है, ठीक है। ETFs का आजकल बहुत ज़्यादा बाय सेल होता है, ट्रेडिंग ना, कि डेली का कुछ पैसा बना लो, 5 रुपया, 10 रुपया, या मतलब 0.2%, 0.5% ऐसा कुछ तो देखिए ये सब चक्करों में ना पड़े। ETF भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है। ETF देखिए मोस्टली मैंने कुछ वीडियोस पब्लिश किया है ना ETF पे भी, उसको आप देखें। ETF मोस्टली आप बोल सकते हैं इंडेक्स म्यूचुअल फंड, मोस्टली वही है, ठीक है। जैसे इंडेक्स म्यूचुअल फंड में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, उसी तरह से ETF में आपके पास ऑप्शन, इक्विटी का ऑप्शन है, गोल्ड सिल्वर का ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड में तो आपके पास है ये सब, उसी तरह से ETF में भी है। ETF का एक बड़ा डिफरेंस सिर्फ ये है कि भाई इसके लिए आपके पास डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए, और लाइव आप वहाँ पे रेट खरीद सकते हैं। और म्यूचुअल फंड में तो आपको अगले दिन पता चलता है NAV का सही से, ये डिफरेंस है। लेकिन वहाँ भी ध्यान रखें, वहाँ भी म्यूचुअल फंड का रूल एप्लीकेबल होता है कि भाई डाइवर्सिफाई करके रखेंगे, मार्केट कैप एलोकेशन करके रखेंगे। सेक्टर थीमेटिक फंड अगर मुझे समझ नहीं है, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, तो नहीं इन्वेस्ट करूँगा वहाँ पे। बेसिक म्यूचुअल फंड का चीज़ यहाँ भी, और INAV देखकर इन्वेस्ट करें, बिना INAV चेक किए हुए बिल्कुल इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि वहाँ पे ट्रेडिंग हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको INAV और जो करेंटली प्राइस शो कर रहा है ना ETF का, उस दोनों को मैच करना होगा। INAV के आसपास प्राइस है तभी इन्वेस्ट करें। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं। ETF का वीडियो मेरा देखेंगे तो ये सब जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ INAV के बारे में आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हुआ स्टॉक्स। स्टॉक्स में आपको क्वालिटी और वैल्यूएशन दोनों देखना है, ठीक है। वैल्यूएशन के लिए आप क्या चेक करेंगे कि भाई P रेशियो क्या है, लास्ट 3 इयर्स का कैसा रहा, 1 ईयर का कैसा रहा, 5 इयर्स का कैसा रहा, ठीक है। फिर जो पर्टिकुलर सेक्टर थीम है उसमें दूसरी कंपनीज का P रेशियो कैसा चल रहा है। PB रेशियो अगर फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनी है तो प्राइस टू बुक चेक करेंगे आप। पेग रेशियो चेक करेंगे कि भाई ठीक है P रेशियो कैसा ही तो ठीक है, लेकिन उसका जो EPS ग्रोथ है उसके मुकाबले कैसा उसका परफॉर्मेंस है, ठीक है। पेग रेशियो तो यही होता है। तो इससे आपको क्लियरली पता चलेगा कि भाई जो P रेशियो है और जो ग्रोथ है, ठीक है, दोनों को जस्टिफाई किया जा रहा है कि नहीं, ठीक है। पेग रेशियो अगेन
1 के आसपास है तो बहुत अच्छा माना जाएगा, अगर बहुत अच्छी क्वालिटी की कंपनी है तो 2 के आसपास भी चलेगा, 2 से ऊपर है तो माना जाएगा कि बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। तो ये सब जरूर चेक करें। उसके अलावा सेल्स टू प्रॉफिट देखें भाई, 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का किस तरह का है ट्रेजेक्ट्री। अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, सेल्स प्रॉफिट। उसी तरह से ROE देखें, रिटर्न ऑन इक्विटी कैसा चल रहा है, पहले के मुकाबले घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है तो अच्छा नहीं है, बढ़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ROC चेक करें, ROA चेक करें, रिटर्न ऑन एसेट चेक करें, वो भी पीरियड का, कुछ पीरियड का, और उसी तरह की, उसी सेक्टर या थीम की दूसरी कंपनीज के साथ कंपेयर करें। जैसे बैंक हुआ तो जो बड़ी बड़ी बैंक्स जैसे प्राइवेट सेक्टर की बैंक्स बड़ी बड़ी 3-4, उनका ROA कंपेयर करें आप आपस में कि भाई किस तरह का ROA, उससे आपको आइडिया मिलेगा कि कौन सा बैंक ज़्यादा अच्छा रिटर्न ऑन एसेट जनरेट कर रहा है। तो आपस में कंपेयर करके आपको पता चलेगा। स्टैंड अलोन ज़्यादा मतलब नहीं बनता। मार्जिन्स कैसा है, मार्जिन से प्रॉफिट मार्जिन किस तरह का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, कहाँ, अगर ऊपर जा रहा है तो बहुत अच्छा है, ठीक है, नीचे जा रहा है तो आपको बहुत नेगेटिव है। डेट टू इक्विटी कैसा है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैसा है, ये सब आपको चेक करना है। और साथ ही मार्केट कैप, अगर आप एक्सपर्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो बहुत छोटे मार्केट कैप वाले स्टॉक्स से बचें ना। 100 करोड़, 50 करोड़, 500 करोड़ बहुत ज़्यादा रिस्की है। थोड़ा बड़े स्टॉक्स के लिए जाए ना, 5000 करोड़, 10,000 करोड़। अगेन नॉलेज की बात है, अगर आप एक्सपर्ट हैं, सब कुछ पता है, तो आप जो करें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लिमिटेड नॉलेज है तो आपको सेफगार्ड लेना होगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगा। उसी तरह से जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसका मैनेजमेंट क्वालिटी क्या है, कहीं पहले किस तरह का फ्रॉड तो नहीं किया हुआ है, या फिर बहुत सारे जो सीनियर मैनेजमेंट उसमें चेंजेस तो नहीं आ रहा है, या फिर स्टॉक्स को ज़्यादा प्लेज तो नहीं करके रखा हुआ। ये सब चीज़ आपको देखना होगा। पेनी स्टॉक्स, 1-2 रुपये वाला स्टॉक ये सोच करके 1 रुपये का स्टॉक है तो 10 रुपये का हो जाएगा तो मैं रातों रात राजा बन जाऊंगा या फिर करोड़पति अरबपति बन जाऊंगा, ये सब बिल्कुल इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा क्वालिटी रखें, घटिया क्वालिटी, देखिए यही जो घटिया क्वालिटी के लिए जाएंगे ना तो फिर वही होता है, लॉन्ग टर्म में भी पैसा पूरा खत्म हो जाएगा, यही होता है। तो उसी तरह से स्मॉल मार्केट कैप वाले बिल्कुल अवॉइड करें। मार्केट कैप एलोकेशन यहाँ भी ध्यान रखें, सिर्फ स्मॉल कैप के लिए ना चले जाएं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी मिक्सअप करके रखें। अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो लार्ज कैप और बड़े वाले मिड कैप में ही जाएं, स्मॉल कैप में बिल्कुल ना जाएं। माइक्रो कैप को तो टच भी ना करें। डाइवर्सिफाई करें सेक्टर और थीम वाइज, कम से कम 3-4 सेक्टर या थीम का एक्सपोजर जरूर रखें। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, जो चीज़ पता है वहीं जाएं, जो पता नहीं है वहाँ नहीं जाएं। बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज़्यादातर चांस है आपको लॉन्ग टर्म में भी पैसा नहीं बनेगा, हो सकता है पूरा का पूरा पैसा उड़ जाए। और पोर्टफोलियो रिव्यू जरूर करें। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, ETF में इन्वेस्ट कर रहे हो, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पोर्टफोलियो को रिव्यू जरूर करें। म्यूचुअल फंड में तो ज़्यादा करने की जरूरत है, मैं भी 3-4 महीने में एक बार आपने चेक कर लिया बहुत है। स्टॉक्स ये सब में तो खैर जब भी क्वार्टरली रिजल्ट आता है या फिर उस पर्टिकुलर स्टॉक स्पेसिफिक कोई न्यूज़ आता है तो उसको आपको ट्रैक करना होगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड में तो फंड मैनेजर है ना, वो देख रहा है, आपने इन्वेस्ट करके छोड़ दिया उसको, वो चेक कर रहा है। लेकिन स्टॉक्स में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तब तो आप खुद के फंड मैनेजर हैं ना, तो आपको रेगुलरली उसको थोड़ा ट्रैक करना पड़ेगा, ठीक। और देखिए, और इन्वेस्टर्स का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। क्या हुआ, गोल्ड सिल्वर आप लोगों ने देखा बहुत ज़्यादा रिटर्न, ठीक है। अब जब बहुत ज़्यादा रिटर्न दे दिया, अब जब गिरने का समय आया तब बहुत सारे इन्वेस्टर्स वहाँ जाकर इन्वेस्ट कर रहे हैं बड़ा बड़ा अमाउंट, ना कि अरे अब फिर से मैं बहुत ज़्यादा अमीर बन जाऊँगा, अभी बहुत ज़्यादा रिटर्न आएगा। अब स्टैग्नेट हो गया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर रिटर्न नहीं आएगा, लेकिन जो आ गया सो आ गया, उस तरह का फिर से शॉर्ट टर्म में वेरी हाई रिटर्न मुश्किल लग रहा है। उसी तरह से US इक्विटीज़ बहुत ज़्यादा रिटर्न, खासकर मैग्निफिसेंट 7 अब जाकर देखिए ना, कुछ समय से बिल्कुल बैठ गया, थक गया है, कुछ हो ही नहीं रहा वहाँ। लेकिन लोग ये सब नहीं समझेंगे, देखिए अरे बहुत ज़्यादा रिटर्न आया 1-2 साल में, पूरा पैसा वहीं पे, पूरा पैसा वहीं पे। डाइवर्सिफिकेशन अलग चीज़ है, डाइवर्सिफिकेशन में थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर लिया जाता है, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑलरेडी अगर कोई 1-2 साल में बहुत ज़्यादा रिटर्न दे दिया है तो वहीं पर जाके पूरा पैसा इन्वेस्ट करना, वो तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपको ना, क्योंकि वहाँ पे चांस बढ़ गया कि भाई रिटर्न आ चुका, हो सकता है कुछ समय तक वहाँ रिटर्न नहीं आए, क्योंकि वो एवरेज आउट करेगा। क्रिप्टो के साथ भी वही है, बहुत ज़्यादा रिटर्न आएगा तब जाकर इन्वेस्ट करेंगे, क्रिप्टो 20-30% गिर जाएगा पूरा, फिर बोलेंगे खराब है। ठीक है, खराब तो है ही है, लेकिन रिस्क अननेसेसरी रिस्क क्यों लेना, क्रिप्टो तो खैर बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। स्मॉल कैप्स वही हो रहा है, बहुत ज़्यादा रिटर्न उधर आया, पूरा पैसा स्मॉल कैप में, अब रिटर्न गायब है। स्मॉल कैप मैंने कल भी आप लोग बताया, हो सकता है 3-3 साल तक कोई रिटर्न नहीं,
ठीक है। और कभी कभी तो 30, 40, 50% भी गिर जाता है। अगेन स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने के लिए मैं ये नहीं बोला हूँ नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, मैं खुद करता हूँ, लेकिन आपको ये सब चीज़ समझना होगा और मिक्सअप करके रखना होगा कि भाई उस तरह का अगर गिरावट आया तो मैं झेलूंगा, मुझे पहले से पता है, मैंने सोच समझ कर इन्वेस्ट किया। उस समय आकर नहीं बोलेगा अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि 30, 40, 50% भी गिरता है, मैं तो बर्बाद हो गया। ठीक है, ये सब थॉट प्रोसेस थोड़ा आपको सोच समझ कर रखना चाहिए और सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड रिटर्न सेम 1-2 साल के रिटर्न के चक्कर में नहीं जाएं, वो आ चुका, आपको देखना भाई आगे आएगा कि नहीं। इसीलिए लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है कि नहीं भाई लंबे समय से ये फंड ठीक ठाक रिटर्न दे रहा है, थोड़ा बहुत अप डाउन चलता है, ठीक है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक कंसिस्टेंसी रहे कि भाई लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री उसका अपवर्ड रहे। ठीक है, उसी तरह से सेक्टर और थीम, देखिए हर एक ज़्यादातर चीज़ें जो है ना इन्वेस्टमेंट में सिक्लिकल है, अप डाउन होता है। 2-3 साल रिटर्न दिया, उसके बाद 1-2 साल डाउन हो गया, फिर 2-3 साल रिटर्न दिया, 1-2 साल डाउन हो गया, इस तरह से चलता है। तो ज़्यादातर प्रॉब्लम क्या होता है सेक्टर और थीम में ना, कि हम तब इन्वेस्टमेंट करते हैं जब 1-2 साल का रिटर्न बहुत ज़्यादा आ चुका होता है, और जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मोस्टली वो नीचे जाने का समय होता है। आपने इन्वेस्ट किया नीचे आया, आप बोलेंगे खराब नहीं, आपने गलत समय पे इन्वेस्टमेंट किया। तो ये सब अंडरस्टैंडिंग आपको रखनी चाहिए। ठीक है, अगर ये बिना सोचे समझे ये सब करेंगे तो लॉन्ग टर्म में भी आपका पैसा नहीं बनेगा, इनफैक्ट लॉन्ग टर्म में हो सकता है ज़्यादातर पैसा उड़ जाए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आप ध्यान में रखें, जैसे अभी कोई बोल रहा है ना कि मेरा पोर्टफोलियो 30%, 35% डाउन है, तो ये बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है। मार्केट इतना ज़्यादा नहीं गिरा हुआ है कि किसी का पूरा पोर्टफोलियो, अगर एक स्टॉक आप बोले तो समझ में आता है कि चलो एक स्टॉक है 30-35% गिर गया, लेकिन अगर आपका एक पोर्टफोलियो है, पूरा पोर्टफोलियो, मान लीजिए पोर्टफोलियो में 10, 15, 20 स्टॉक्स है और वो पूरा पोर्टफोलियो ही 30-35% गिरा हुआ है, तब तो कंसर्न है भाई आपने पोर्टफोलियो कैसा बनाया, क्योंकि ऐसा नहीं गिरना चाहिए। ठीक है, मैं देखिए क्या करता हूँ, जो कुछ भी मैंने आपको बताया उसी चीज़ को फॉलो करता हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छी तरह से डाइवर्सिफाई करके क्वालिटी देखकर इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन यहाँ भी एक चीज़ मैं ध्यान रखता हूँ कि देखिए प्रिंसिपल अमाउंट तो बचाना है, पूरा ख़त्म कर देंगे तो बचेगा ही नहीं ना। तो स्टॉक कितना भी अच्छा हो, ठीक है, अगर वो 25% से ज़्यादा गिर जाता है तो वहाँ पे फिर मैं कॉल लेने की कोशिश करता हूँ कि भाई इसमें रहना है कि निकल जाना है। 25% कट ऑफ, कहीं ना कहीं आपको कट ऑफ रखना पड़ेगा ना, ऐसे ही नहीं कि क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स हैं अवेलेबल मार्केट में ना, तो भाई ठीक है ये नहीं चला, चलो अच्छा है, लेकिन नहीं चल तो नहीं रहा है ना, दूसरी जगह जाऊँगा। ठीक है, लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि 10-20% ना, 10-15-20% इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 25% पे भी आइडियली मुझ पे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं कट ऑफ तो रखना पड़ेगा ना भाई। अब ये 25 गया, 35 गया, 50 गया, मतलब उसका कोई लिमिट होना चाहिए ना, कहीं ना कहीं तो रोकना है। तो मैंने अपने स्टॉक्स के लिए, म्यूचुअल फंड तो मैं बिल्कुल टच नहीं करता हूँ ऊपर नीचे, क्योंकि वो मार्केट के हिसाब से चलेगा, मार्केट से कभी थोड़ा नीचे कभी थोड़ा ऊपर। ठीक है, तो उसमें तो दिमाग लगाना नहीं है। म्यूचुअल फंड इसीलिए तो इन्वेस्ट करते हैं कि दिमाग नहीं लगाना पड़े, स्टॉक्स में तो दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि आप फंड मैनेजर है। तो इसलिए मैं खुद के लिए 25% का कट ऑफ रखता हूँ कि मान लीजिए किसी का 25% गिर गया, मान लीजिए 100% का रिटर्न आ रहा था, उस वहाँ से 25% गिर गया, या 50% का रिटर्न आ वहाँ से 25, या 25% का रिटर्न आ रहा था वहाँ से 0 हो गया रिटर्न, या फिर आपने अभी इन्वेस्ट किया वहाँ से 25% प्रिंसिपल ही खत्म हो गया। ठीक है, तो इस यहाँ पे मैं कॉल लूँगा, वो कितना भी ज़्यादा रिटर्न दे चुका हो, लेकिन अगर 25% से ज़्यादा गिरने लगता है तो मोस्टली चांसेस होते हैं कि मैं भाई उसे बदल लूँ। मोस्टली, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हमेशा, लेकिन मोस्टली चांस सही होता है। तो मेरा वो पर्सनल है, उसी तरह से आपको भी एक डिसाइड करना होगा। लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि 5-10% पे ही भाग जाएं तब तो प्रॉब्लम होगा ना, मार्केट में प्रॉब्लम आएगा, कितना अच्छे क्वालिटी का भी कंपनी हो, 5-10% तो कभी भी गिर जाएगा। तो एक कट ऑफ रखें, लेकिन थोड़ा ज़्यादा रखें, तभी आप मल्टी बैगर पकड़ पाएंगे, नहीं तो मल्टी बैगर आप पकड़ ही नहीं पाएंगे। कोई अच्छा क्वालिटी भी 10-15-20% तो आराम से कोई भी स्टॉक गिर जाता है कभी कभी। ठीक है, तो इसीलिए मैंने खुद के लिए 25% प्लस का रखा है, और वहाँ पे मैं कॉल लेता हूँ। मैं ये बोला वहाँ पे कॉल लूँगा कि रहना है या बेचकर निकल जाना है। तो ये सब ध्यान रखें, ऐसा नहीं कि भाई 3-4 साल से पड़े हुए हैं, 30-40% पोर्टफोलियो गिरा हुआ है, पड़े हुए हैं ना, पड़े रहो भाई, ये पड़े रहो, ये तो वही बात हुई ना कि पूरा दुश्मन पूरे एम्यूनिशन के साथ बैठा हुआ है, आप अकेले खाली हाथ जाकर वहाँ लड़ने पहुँच गए। तो ये समझदारी नहीं है ना, दिमाग लगाकर इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये सब भी थोड़ा सोच समझ कर रखें। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।